मेजर प्रमोद ने नया मेकअप किया और उठकर लिबास तब्दील करने लगा। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे और वो खाना खाने जा रहा था। लिबास तब्दील करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि फोन की घंटी बजने लगी। वो पलट आया। हेलो, वो फोन का रिसीवर उठाकर मोहतात लहजे में बोला। D14 स्पीकिंग। D7 बोल रहा हूँ सर, उसके मातहत की आवाज सुनाई दी। एक खुशखबरी है सर। कहो क्या खबर है? प्रमोद ने चौंकते हुए पूछा। डॉक्टर नासिर का पता चल गया है, D7 ने कहा। ओह, कहाँ है वो? प्रमोद ने हैरत से पूछा। सेक्रेटरी खारजा सर सुल्तान की कोठी पर, नंबर 7 ने जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता चला? प्रमोद ने सवाल किया। उसके मावन डॉक्टर सरवर के जरिए, नंबर 7 ने बताया। आपके हुक्म पर मैं उसकी निगरानी कर रहा था। कुछ देर कबल वो सर सुल्तान की रिहाइश गाह पर गया था। मैं उसका ताकुब कर रहा था। वो कोठी में चला गया। मैंने गेट पर मौजूद संतरी से पूछा कि डॉक्टर सरवर वहां किससे मिलने आया है, तो उसने डॉक्टर नासिर का नाम लिया। नंबर 7 की बात सुनकर प्रमोद ने घड़ी पर वक्त देखा, फिर उसे चंद हदायत देने के बाद रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसने चंद लम्हों के लिए सोचा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कमरे से निकलकर उसने इधर उधर देखा और जीनों की तरफ बढ़ गया। जीने उतरकर वो होटल के हाल में पहुंचा और खारजी दरवाजे से निकल गया। कंपाउंड में उसकी कार मौजूद थी। उसने कार में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और चल पड़ा। 10 मिनट बाद उसने गोल्डन होटल के बाहर कार रोकी और इंजन बंद करके उतर आया। वो होटल में दाखिल हुआ और हॉल की तरफ बढ़ने लगा। हॉल में ज्यादा रश न था। वो हॉल में दाखिल हुआ और बाएं जानिब की एक खाली मेज की तरफ बढ़ गया। वो इस मेज के पास कुर्सी पर बैठा ही था कि एक वेटर वहां पहुंच गया। प्रमोद ने उसे ऑर्डर दिया और खाने का इंतजार करने लगा। वेटर को गए 1 मिनट ही गुजरा था कि प्रमोद एक शख्स को देखकर बेसाख्ता चौंक पड़ा। वो आदमी इधर उधर देखता हुआ हॉल के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था और प्रमोद के चौंकने की वजह उस आदमी की चाल थी, जो उसके लिए नई न थी। उसे साफ महसूस हुआ था कि वो पहले भी इस आदमी को देख चुका है, लेकिन याद नहीं आ रहा था। वो किसी ख्याल के तहत उठा और दरवाजे की तरफ चल दिया। दराज कद और छोटी सी दाढ़ी वाला मकामी शख्स हाल से बाहर निकल गया। प्रमोद तेज कदम उठाता हुआ हाल से बाहर आया तो वो शख्स दाईं जानिब वाक़या एक टेलीफोन बूथ में दाखिल हो रहा था। बूथ की 2 दीवारें आहनी चादरों से बनी हुई थीं और उसके शीशे का दरवाजा दूसरी जानिब था। प्रमोद रुका और फिर दबे पांव बूथ की तरफ बढ़ने लगा। वो बूथ के पहलू में पहुंचा और आहनी दीवार से कान लगाकर सुनने लगा। उसकी ये हरकत देखने के लिए उस वक्त उसके पास कोई न था। सुनाओ, उसने गड़बड़ तो नहीं की? कैबिन से आवाज सुनाई दी और प्रमोद वो आवाज सुनकर बेसाख्ता उछल पड़ा। वो आवाज बिलाशुबा संघी की थी। उसका मतलब था कि बूथ में दाखिल होने वाला आदमी संघी था। प्रमोद दोबारा तवज्जो से सुनने लगा। अगर वो फरार होने की कोशिश करे तो उसे गोली मार देना। मैं उसकी लाश इमरान को तोहफा भेज दूंगा। ठीक है, आज की रात फैसला कुन होगी। तमाम साथी तैयार रहें। नहीं, उसे हम यरगमाल के तौर पर फिलहाल अपने पास ही रखेंगे। इमरान से उसके बदले बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। वैसे भी वो सीक्रेट सर्विस का सीनियर मेंबर है। जरूरत पड़ने पर हम X2 से भी अपना मुतालबा मनवा सकते हैं। प्रमोद बूथ की दीवार से कान लगाए संघी की आवाज सुनता और उसके प्रोग्राम से आगाह होता रहा। उसकी बातों से उसे मालूम हो गया था कि इमरान का कोई साथी संघी की कैद में है और वो सीनियर मेंबर सफदर ही हो सकता था, जिसकी सलाहियतों का उसे मौत का फरिश्ता वाले केस बखूबी अंदाजा हो गया था। अगरचे इस वक्त वो X2 और इमरान के साथियों की नज़रों में मुजरिम था, लेकिन ज़ाती ताल्लुकात और दोस्ती अलहदा चीज़ है और इसी ख्याल से उसने सफदर को संघी की कैद से निजात दिलाने का फैसला कर दिया। वो चाहता तो संघी को वहीं बूथ में ठिकाने लगा सकता था और उसके बच जाने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था, क्योंकि बूथ की लंबाई चौड़ाई 3 फुट से ज्यादा न थी और इतनी महदूद जगह पर संघी अपने संग आर्ट का मुजाहरा नहीं कर सकता था। लेकिन वो संघी को हलाक करने से पहले सफदर को उसके आदमियों की गिरफ्त से निकालना चाहता था और उसके आदमियों के ठिकाने तक वो संघी का ताकुब करके ही पहुंचा जा सकता था। आज रात का प्रोग्राम ज़हन नशीन कर लो। संघी की आवाज उभरी और प्रमोद के कान खड़े होते चले गए।
सांघी अपने आदमी को चंद लम्हों तक हदायत देता रहा, फिर बूथ में खामोशी छा गई। प्रमोद बूथ के बिल्कुल कोने में हो गया। एक लम्हा बाद सांघी बूथ से बाहर आया, होटल के खारजी गेट की तरफ बढ़ता चला गया। प्रमोद ने भी अपनी जगह छोड़ दी और गेट की तरफ बढ़ने लगा। सांघी गेट से निकलकर दाईं जानिब मुड़ता दिखाई दिया। प्रमोद भी गेट से बाहर आया। उसी लम्हे दाईं जानिब खड़ी सुर्ख रंग की मज़दा कार एक झटके से आगे बढ़ गई। प्रमोद की कार बाईं जानिब खड़ी थी। वो तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ा। चंद लम्हों बाद उसकी कार सांघी की कार के पीछे रवाना हो गई। इतनी देर में सांघी की कार काफी दूर जा चुकी थी। प्रमोद तेज रफ्तार का मुजाहरा करता हुआ जल्द ही उसके करीब पहुंच गया। उसी लम्हे सांघी की कार चौक पर रुके हुए ट्रैफिक की रो में खड़े एक ट्रक के आगे जा रुकी और प्रमोद ने ट्रक के पीछे कार रोक ली। ट्रैफिक सिग्नल सुर्ख था। प्रमोद ग्रीन लाइट जलने का इंतजार करने लगा। 10-12 सेकंड बाद ट्रैफिक जारी हो गई। प्रमोद के आगे रुका हुआ ट्रक हरकत में आकर कदरे दाईं जानिब होकर आगे बढ़ा तो प्रमोद चौंक पड़ा। सिग्नल शब्द होने और ट्रैफिक रवां होने के बावजूद सांघी की कार अपनी जगह मौजूद थी। प्रमोद चालू ट्रैफिक में नहीं रुक सकता था। वो सांघी की कार के करीब से गुजरा तो उसने कार में झांका और बेइख्तियार उछल पड़ा। सांघी की कार बिल्कुल खाली पड़ी थी और वो खुद गद्दे के सींगों की मानंद गायब था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।